जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत और गुरुजी की बहुत ही ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना ही कहूंगी। आज का सत्संग इस बात को बयां करता है कि गुरुजी महाराज वाकई में ही हम सभी संगत के बीच में मौजूद हैं। गुरुजी साक्षात अपनी संगत के साथ हैं। गुरुजी हमें सुन रहे हैं, हमारी हर बात को जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है और गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप सभी लोग आज का सत्संग पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। परम पिता परमेश्वर साक्षात महाशिव जो हम सभी इंसानों के कर्म काटने के लिए इंसानी चोला पहनकर इस धरती पर आए और हमें कष्टों से मुक्त करवाया और आज भी करवा रहे हैं और जन्मों जन्मों तक करवाते रहेंगे। संगत जी, आज तो मुझे कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आज का ये सत्संग आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, अनंतम ब्लेसिंग लेकर आया है, आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आया है। संगत जी, आज का सत्संग पूरे भाव पूरे दिल के साथ सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, सच्चे बादशाह के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की साथ संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संगत जी, गुरु जी ने जब महासमाधि दिवस पर अपना चोला छोड़ा उसके कुछ ही दिनों पहले हम गुरु जी महाराज जी के साथ थे। हम लेट नाइट उन्हीं के बीच बैठे हुए थे। संगत जी, रात में जो सेकंड लंगर होता है तो हम रात के 1:30-2 बजे तक गुरु जी के पास थे। वहां मेनका गांधी भी थी और जब संगत जी सेकंड लंगर लगा तो सबसे पहले एंटर होने वाली मैं ही थी और मैं गुरुजी के पास जाकर जैसे ही बैठने लगी तो गुरुजी ने मुझे इशारा करके कहा कि पीछे जाकर बैठ जा। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि गुरुजी ने आज सबके सामने मुझे पीछे जाकर बैठने के लिए कहा। अक्सर तो गुरुजी मुझे अपने पास ही बिठाते हैं और जब संगत जी मैंने पहला कदम रखा था तो बस गुरुजी ने चुटकी मारते हुए कहा, एथो उठ तो सबसे पीछे जाकर बैठ जा। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी से ऐसा सुना, जब ये वाइब्रेशन मुझे गुरुजी से मिली तो मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई। संगत जी, बस मैंने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि गुरुजी ने बहुत तेज दहाड़ते हुए चिल्लाया, दफा हो। और संगत जी, हमें कभी दफा हो वाला आशीर्वाद मिला ही नहीं था और ना ही संगत जी हमें ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग है। और जब गुरुजी ने ऐसा चिल्लाया तो हम लिटरली बहुत तेज कांप रहे थे। संगत जी, बस बस हमने 1-2 कदम उठाए ही होंगे तो गुरुजी ने बहुत तेज जोर से चिल्लाकर कहा, तब तो पीछे दफा हो। और जब संगत जी गुरुजी ने दूसरी बार चिल्लाया तो फिर मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और संगत जी रोते रोते हम बस 1-2 कदम और आगे बढ़ा ही रही थे कि गुरुजी तीसरी बार बहुत जोर से दहाड़ते हुए चिल्लाए, जाओ दफा हो। संगत जी, जिस प्रकार तीसरी बार गुरुजी महाराज दहाड़ते हुए गरजते हुए चिल्लाए, इस बार मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं फूट फूट कर संगत जी रोती रही और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हिचकियां भर भर के मैं रो रही थी। वहां पर और भी संगत खड़ी थी लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कोई चटाई पर बैठ जाए। संगत जी, ये सब सुनकर जो भी संगत थी वह कैबिनेट के पास में जो चटाई बिछी हुई है वह धीरे धीरे वहां बैठने लगी। और उस समय संगत जी वर्मा अंकल थे जो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए और हमें इशारा करें। संगत जी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारी संगत की नजर मेरे ऊपर ही थी और संगत जी मैं फूट फूट कर रो रही थी और मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज गुरुजी ने मुझे सबके सामने इतना बुरा डांटा, मैं आज के बाद कभी गुरुजी के पास नहीं आऊंगी। जैसे तैसे संगत जी हम चटाई के किसी दूसरी तरफ बैठे और बड़ी मुश्किल से हमने वहां पर लंगर खाया। और जब संगत जी लंगर प्रसाद खत्म हुआ तभी वहां पर कड़ा प्रसाद आया और संगत जी गुरुजी ने खूब भर भर कर मेनका गांधी को कड़ा प्रसाद खिलाया। और संगत जी, हमारे अंदर से ऐसी टीस सी निकली, ऐसी जलन सी उठी कि देखो मेनका गांधी को दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे गुरुजी। और सडनली संगत जी मेनका गांधी ने कहा कि गुरुजी बहुत पेट भरा हुआ है, हमसे नहीं खाया जा रहा। और गुरुजी ने उन्हें कड़ा प्रसाद और देना शुरू कर दिया। और फिर बाद में संगत जी हमको भी प्लेट में भर भर के प्रसाद मिला और एक प्लेट में 2-2 3-3 लोगों ने खाया। संगत जी, रात के 2 बजे तक हमने कड़ा प्रसाद खाया और सब अपने घर के लिए निकलने लगे। जाते वक्त संगत जी सभी लोग स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और फिर भी संगत जी हम हिम्मत करके गुरुजी के पास बैठे रहे। मैं तो ये कहूंगी कि शायद ये हमारी हिम्मत थी कि उसके बाद संगत जी अंकल ने हमें अपना सत्संग शेयर किया कि किस प्रकार गुरुजी ने उन्हें दफा हो कहा था और फिर बाद में वह भी हमारी तरह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। और बाद में गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा
ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ किया सी ਤੈਨੂੰ थोड़ी किया सी चल अंदर आके बैठ जा। और फिर अश्वनी अंकल ने हमें कहा कि ये तो भंगड़ा करने वाली बात है। और जब गुरुजी किसी को ऐसा कहते थे तो सब खुशी से झूम उठते थे, नाचते थे। और जब संगत जी हम बाद में शांत हुए, शांत भी तब हुए संगत जी जब गुरुजी महासमाधि ले चुके थे कि हम आज के बाद लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा संगत जी, गुरुजी ने 2-3 संगत को शराब अल्कोहल के 2-3 पैग लगाने के लिए भी ब्लेस किया था कि जा तू घर जाके 2-3 पैग ले लिया कर। लेकिन संगत जी हमने जिंदगी में कभी भी गुरुजी के पास किसी को भी ऐसे ड्रंक स्टेट में आते हुए नहीं देखा था। बहुत शराब पीकर गुरुजी के पास कोई आकर बैठा है, अगर गुरुजी ने किसी को कहा तो वह गुरुजी की ब्लेसिंग के नाते अपने घर में 2 या 3 पैग पीकर आते थे। लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम एक बूंद भी शराब नहीं पियोगी। एक्चुअली संगत जी मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ड्रिंक्स कर लिया करती थी, लेकिन जब हस्बैंड से सेपरेट हुई तो रात में भी कई बार 1-2 पैग ले लिया करती थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये कहा कि तुम एक बूंद भी शराब नहीं पियोगी, और जिस दिन संगत जी गुरुजी ने कहा उसके बाद तो संगत जी अगर कोई हमारे साथ वाली बिल्डिंग में भी शराब की बोतल खोल दे तो वॉमिटिंग सी हो जाती है। तो संगत जी अल्कोहल, ये शराब मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी ने निकाल दी। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की वजह से, उनकी कृपा की वजह से संगत जी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अब तो संगत जी मैं शराब की स्मेल तक नहीं ले सकती। और जब संगत जी गुरुजी ने महासमाधि ली तो चंडीगढ़ से एक आंटी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या ये बात सच है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली। और संगत जी जो आंटी थी उनका नाम भूपेंद्र कौर आंटी था। वो गुरुजी की बहुत बहुत पुरानी संगत है, उनके पास बहुत सारे सत्संग है और वो चंडीगढ़ में है। तब से वह गुरुजी के साथ थी। तो जब गुरुजी ने ये कहा था कि बहुत माड़ा समय आएगा, ऐसी कई सारी बातें जो कही थी वह आंटी उस चीज का गवाह है जिनके सामने गुरुजी ने सारी बातें कही थी। जब संगत जी हमारे पास ये खबर आई कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली, हम तुरंत दौड़कर अंपायर स्टेट गए। वहां जाकर देखा कि सभी संगत बहुत उदास बैठी है। और हमने क्या देखा संगत जी की गुरुजी की गद्दी पर जहां वो हमेशा बैठते थे वहां आज वो नहीं बैठे थे। उनकी गद्दी पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और फूल चढ़ाए हुए हैं। संगत जी मैं उस स्टेज में थी कि मैं ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और एक चीज संगत जी की मेरे साथ हुई है, उन दिनों संगत जी गुरुजी की एक फोटोग्राफ हुआ करती थी ऑरेंज कलर की। और उन दिनों संगत जी फोटोग्राफ में या कैलेंडर में गुरुजी की यही फोटो मिलती थी। तो संगत जी हमको एक टेबल कैलेंडर मिला था 2001 में। तो संगत जी हमें गुरुजी की जितनी भी फोटोग्राफ्स मिली थी उन सब का हमने कोलाज फ्रेम बनवाकर एक कार्डबोर्ड के ऊपर फ्रेम करवाकर रख दिया था। और अचानक से संगत जी मेरा लेफ्ट हैंड उस कोलाज पर टकराया और वो नीचे गिर गया। गुरुजी की फोटो फ्रेम टूट गई। संगत जी मैं बहुत डर गई, मुझे लगा कि शुभ संकेत नहीं है। और ये फोटो फ्रेम तो मैंने कितने प्यार से बनवाई थी, गुरुजी की एक एक फोटो को हमने कितने प्यार से सहज कर रखा था। और उसी के 2 मिनट में संगत जी मुझे कॉल आती है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली। और ये खबर सुनकर संगत जी मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट गई, वहां पर गुरुजी की गद्दी थी और जैसे ही मैंने वहां पर मत्था टेका, वहां पर जोर से गरजती हुई गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी की गद्दी से इतनी कस के आवाज आई, चल एक भी आंसू नहीं बहाना, मैं ਇੱਥੇ ही बैठा जब बह जा सामने और सब नु कह दे कोई नहीं रोन दी लोड़। संगत जी तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारी लेडीज, सारी संगत रोई जा रही थी। उनको रोता देखकर संगत जी मुझे और रोना आ रहा था। गुरुजी मुझे डांटते ही चले जा रहे थे। बस संगत जी मैं गुरुजी की गद्दी को लगातार देखी जा रही थी। गुरुजी ने कई बार आउट ऑफ द बॉडी कई बार एक्सपीरियंस करवाया है कि वो है। खैर संगत जी जब हम लोग वहां पर बैठ गए और वहां पर शब्द चल रहे थे, जैसा कि आपको पता है संगत जी की गुरुजी के दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स आते थे, उन्हीं में से एक सरीन अंकल आते थे। और जब शब्द चल रहा था संगत जी तो अचानक अंकल गुरुजी की गद्दी की तरफ देखने लगे बहुत ध्यान से। और तब शब्द चल रहा था सतगुरु मैं तेरी पतंग। और वहां पर गुरुजी की जोत चल रही थी। वहां पर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था और अंकल की नजर उस जोत पर गई, फिर गुरुजी की फोटोग्राफ पर, और फिर अंकल मेरी तरफ देखने लगे। और संगत जी जैसे ही शब्द पूरे हुए हम लोग सब उठे तो अंकल ने मुझे कहा कि आंटी क्या 2 मिनट आपके मुझे मिलेंगे। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बताइए। संगत जी अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी आज गुरुजी का जो स्वरूप है, जो फोटो है, वो आपके फेस में बदल गया। और अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा तप पूरा नहीं हो जाता तुम्हें माँ काली का रूप लेना होगा। और मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरुजी मैं क्यों माँ काली का रूप लूंगी, और मैं तो ऐसी हूं भी नहीं, मैं तो बहुत शांत व्यक्ति हूँ और मैं तो हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहती हूँ। अगर किसी को हमारे साथ कुछ भी करना होगा वह कर लेगा, हम तो ऐसी जगह से
खिसक लेते हैं। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि एक ईश्वर, एक गुरु ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं और यहीं पर आकर हमें खुशियां भी मिलती हैं। यहीं पर आकर संगत जी हमारे दुखों का निवारण होता है, क्योंकि संगत जी हमें पता है, नानक दुखिया सब संसार, हमारे दुखों का अंत केवल और केवल गुरु के चरणों में होता है। संगत जी, मैं बाहर आई और मैंने सबसे कहा कि गुरु जी वहीं पर गद्दी पर विराजमान है और गुरु जी दिख रहे हैं, गायब हो रहे हैं, गुरु जी के फ्लैशेस आ रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि गुरुजी यहाँ पर नहीं है, वे हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। और संगत जी, सभी लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं और मैं भी उनके साथ दहाड़े मार मार के रोती जा रही हूँ और ये भी कहती जा रही हूँ कि मुझे पता है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हमेशा यही हैं, मुझे दिख तो रहे हैं। जैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे, वो दिख रहे हैं। मेरे को आप लोग समझते क्यों नहीं? फिर संगत जी सारी संगत भी रोई, मैं भी रोऊं। संगत जी, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, तभी मुझे वापस गुरुजी की डांट सुनाई दी। मेरे कान में गुरुजी की क्लियर आवाज आती है, तू क्यों रोनी पई है? तेनू क्या आता है एक भी आंसू नहीं बहाना। संगत जी, मैंने अपने आंसू पहुंचे, मैंने पानी पिया और मैं बाहर आई। संगत जी, मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे गुरुजी चोले में थे, वैसे गुरुजी आज भी हमारे साथ ही हैं। ऑलवेज गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का नारा हम हर दम भरते हैं, हर श्वास में तेरा ही नाम रखते हैं। संगत जी, हम उन दिनों जब गुरुजी हमें चोले में दिखते थे, हम उनके चरण पकड़ लेते थे, उनकी जुतियां माथे पर लगा लेते थे, उनकी जुतियों को चूम लिया करते थे। जब संगत जी सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे समय बीता, हमारे अंदर संगत जी एक उदासी सी छाने लगी। इस फीलिंग के बावजूद संगत जी की गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं अंदर से बहुत ही टूट चुकी थी। और फिर संगत जी 777 की डेट आई, 7 जुलाई 2007। और उस दिन संगत जी मैंने अपने पास, अपने आसपास एक बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी को फील किया। और संगत जी, मुझे गुरुजी की बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस फील होने लगी। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर पर थी, वहां पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ऐसे हवा में उड़ते हुए से आए और उस वक्त संगत जी हम लोग सो रहे थे और जब गुरुजी उस कमरे में उड़कर आए और एकदम से जोर से चिल्लाकर कहने लगे, चल उठ संगत जी। मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने उठकर देखा, चाहा कि वह कौन है कमरे में। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी चकाचौंध रोशनी थी कमरे में, जैसे कि कोई सूरज हमारे कमरे में आ गया हो। संगत जी, मैंने अपनी आंखें मसली और ध्यान से देखने की कोशिश की तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और वह हवा में फ्लोट कर रहे हैं। संगत जी, ऑरेंज कलर का उनका चोला था। संगत जी, उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। गुरुजी बहुत प्यारी स्माइल दे रहे थे। जैसे वो हैंडसम लगते थे वैसे ही वो हैंडसम लग रहे थे। गुरुजी ने मुझसे कहा कि चल उठ, मैं तेरे को बहुत बड़े काम कराने हैं। बस संगत जी, मैंने अपनी आंखों को रब किया, ब्लिंक किया ही था कि गुरुजी डिसअपियर हो गए। उसके बाद संगत जी हमारे कान में भन 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 नॉन स्टॉप आवाजें आती रही। और जब हम संगत जी सोते थे तो गुरुजी हमको दिखाते थे कि हम एक स्टेज पर खड़े हैं और गुरुजी की वानियां हम सुना रहे हैं और बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। संगत जी, वही सब मिरेकल्स गुरुजी ने हमारी लाइफ में किए हैं। उसके बाद संगत जी जब मैं कमरे में उठकर आई तो गुरुजी ने मुझे वहां पर एक प्रॉपर वाणी दी, मैं हूँ छाया दुनिया पर छाई। और उसके 2 सालों के बाद संगत जी हमें पता चला किसी पंडित से कि जो छाया शब्द होता है वो महापुरुषों के रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है और जो परछाई होती है संगत जी वो दुनियादारी के लिए होती है, दुनिया के लोगों की रिफ्लेक्शन के लिए होती है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज जी ने मुझे कई लैंग्वेज से ये वानियां दी जिनके शब्दों के अर्थ भी मुझे पता नहीं थे। और बाद में संगत जी मैंने उन शब्दों के अर्थ ढूंढे और फिर मुझे उनका अर्थ समझ में आया। संगत जी, गुरुजी ने कुछ वानियां हमें उर्दू में भी दी थी, जिसको समझने के लिए संगत जी हमने किसी उर्दू शायर को अप्रोच किया था और तब जाकर हमें उनके मतलब समझ में आए। संगत जी, सिर्फ मेरा इतना ही काम था कि जो गुरुजी महाराज मुझे बताते जा रहे थे वह मुझे टाइप करना था और लिखते जाना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी आंखों के सामने एक सफेद सी स्क्रीन आ जाती और गोल्डन अक्षरों से उसके ऊपर वानियां लिखी हुई होती थी। और संगत जी, मैं ठीक वैसे उसे कॉपी कर रही होती थी जैसे कि हम लोग क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लेते हैं संगत जी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने एक वाणी मुझसे लिखवाई, चल पत बिन मोहे मेरे माही मोहे, किससे निभाना खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। संगत जी, इस प्रकार की वाणी वो लिखवाते चले गए और एक एक शब्द से वह एक्सप्लेन करते चले गए कि किस तरह से गुरुजी बड़े मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। और उसी दिन संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट गए, उस दिन संगत जी गुरुजी वैसे ही दर्शन दे रहे थे और संगत जी मैं घर में बैठकर पूरी वाणी लिख रही थी। संगत जी, जब मैं ये वाणी लिख रही थी तो मेरे लेफ्ट हैंड में सिगरेट थी
और मैं राइट हैंड से लिख रही थी। और एक्चुअली पूरा ये सीन लिखते हुए गुरुजी महाराज जी ने एम्पायर स्टेट में सबको दिखाया और गुरुजी ने वहां पर सभी संगत को बता दिया कि मैं उसको एक एक शब्द दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और वह सब कुछ लिख रही है। और वहां बैठी कई संगत को गुरुजी ने ये भी कहा, एथे आओ, मैं तो एथे बैठा हूँ। और संगत जी झूले पर गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए और ये मां समाधि के बाद गुरुजी के पहले दर्शन थे बड़े मंदिर में। और गुरुजी ने सबको दिखा दिया कि मैं आंटी के थ्रू ही सत्संग करवा रहा हूँ। और जब संगत जी मैंने सब कुछ लिख लिया और संगत के बीच में गई, जब उनको बताया तो संगत जी मुझे कहा कि आंटी आप बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि जो आप कह रहे हो, जो आप लिख रहे हो, एक्चुअली गुरुजी ने हमें वही दिखाया। आपके लेफ्ट हैंड में सिगरेट है और आप अपने राइट हैंड से लिख रहे हो। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे साफ कहना शुरू कर दिया कि तू संगत की आवाज बनेगी। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी संगत को सपना दिखाना शुरू कर दिया। मेरी समाधि अधूरी है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। संगत जी तब तक हम एम्पायर स्टेट जाते थे और जब संगत जी जीते जी ये ड्रीम दिखाया गुरुजी ने तो हम अंदर से हिल गए। संगत जी हम लोग बहुत बेचैन होने लगे। संगत जी हम गुरुजी के बेडरूम में कभी नहीं गए थे, तो उन्हीं दिनों गुरुजी का बेडरूम भी खोला गया। और जब हम गुरुजी के बेडरूम में गए संगत जी हमने तुरंत ही गुरुजी की जूतियों को उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया, अपने मत्थे से लगा लिया। संगत जी चारों तरफ गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। और उसके पहले संगत जी गुरुजी ने किसी के सपने में आकर कहा था, एवें किवें मेरा बेडरूम गंदा रखा होया है। और फिर संगत जी जो आहूजा आंटी थे उन्हें ये सपना आया था। हालांकि संगत जी वह अंदर से बहुत ही टूटी हुई थी। फिर उन्होंने गुरुजी के कमरे को पूरा साफ करवाया। फिर संगत जी मैं एम्पायर स्टेट गई और बहुत फूट फूट कर रोई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप पहले जैसे थे मुझे वैसे ही चाहिए, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। जैसे आप हमारा हाथ पकड़ लेते थे मैं चाहती हूँ कि आप वैसे ही बैठे, हम आपका चोला, आपका स्टोल पकड़ कर बैठे रहें। एक लेफ्ट हैंड में आपका चोला पकड़ कर बैठे थे और राइट हैंड में लंगर खाया करते थे। संगत जी मैं बहुत फूट फूट कर रोए रही थी। संगत जी मुझे पता चला कि किसी संगत के घर पर श्री रविशंकर जी आए हैं। संगत जी मैं उनके घर चली गई। संगत जी मैंने उनसे कहा कि श्री रविशंकर जी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। और संगत जी उन्होंने बड़ी मस्ती से मुझे कहा आ जाओ आ जाओ। और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही बोल रहे हो। संगत जी मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं अपने घर गई, मैंने अपने कपड़े बैग्स में पैक किए। संगत जी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं लगातार फॉलो अप ले रही थी। गुरुजी कितने दिन दिल्ली में रहेंगे, अब कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और संगत जी मुझे पता चला कि वो वापस बेंगलोर जा रहे हैं। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि वह जाएंगे कैसे। और फिर संगत जी मुझे बाद में पता चला कि जो रविशंकर जी हैं वो शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन उनके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट का टाइम निकल चुका था। तब संगत जी मैंने बिना देरी किए अपना बैग पैक किया और स्टेशन की तरफ भागी। मैंने टैक्सी वाले भैया से पूछा कि भैया बेंगलोर के लिए कितनी ट्रेनें जाती हैं, तो वो मुझे कहने लगे 2-3 निकल जाती हैं, एक तो अभी ही निकलने वाली है। संगत जी मुझे बिल्कुल श्योर था कि श्री रविशंकर जी इसी ट्रेन से जाएंगे। मैंने फटाफट रिजर्वेशन की टिकट ली और मैं ट्रेन में बोर्ड हो गई। और बाद में संगत जी मुझे पता चला कि ट्रेन के अंदर ही ये जो ट्रेन है वह 2 रात 2 दिन की थी। और मैं बहुत बहुत शॉक्ड हुई। मैंने सोचा कि मैं कहाँ आकर फंस गई। फिर संगत जी मैंने वहां पर लोगों से पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है, और संगत जी ट्रेन में मैक्सिमम लोग तमिल बोल रहे थे। फिर संगत जी मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मुझे बेंगलोर जाना है। एंड संगत जी सडनली गुरुजी महाराज अपीयर हुए और मुझे कहने लगे कित्थे जा रही है, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनू क्या होया है ना, जिथे तू जाएंगी मैनू ही पाएंगी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी की फ्रेगनेंस उस पूरी बोगी में आने लगी। संगत जी हमें तो एक ही चीज आती थी कि गुरुजी के सत्संग करना। और उन दिनों संगत जी मेरे पास बहुत सारे नोट्स और फाइल्स बनी हुई थी। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, हम जो भी गुरुजी के फोटोग्राफ्स लेते थे उन सभी फोटोग्राफ्स की एक फाइल बनी हुई थी। तो बस संगत जी मैं ट्रेन में वहां पे जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे उनको गुरुजी के फोटोग्राफ्स दिखाने लगी और बताने लगी कि हमारे गुरुजी बहुत चमत्कारी गुरुजी हैं। और गुरुजी के सत्संग सुनाने लगी। संगत जी सारा सत्संग मैं इंग्लिश में सुना रही थी। और आप मानो या मत मानो संगत जी हमारी उस पूरी बोगी में जितने भी पैसेंजर हैं वह हमारे कंपार्टमेंट में लटक रहे थे, झूम रहे थे और हमारे सत्संग सुन रहे थे। और जो टिकट चेकर था संगत जी वो भी हमारे ही कंपार्टमेंट में आकर बैठ गया। और इसी बीच संगत जी बातों ही बातों में मुझे पता चला कि श्री रविशंकर जी उस ट्रेन में नहीं आए। तो मैंने कहा कि अगर श्री रविशंकर जी इस ट्रेन में नहीं आए तो कल तक तो आ जाएंगे, तो हम एक रात पुट्टा एक स्टेशन आता है वहां पर रुक जाएंगे, साईं बाबा के दर्शन करेंगे और फिर बेंगलोर के लिए निकलेंगे। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बिल्कुल अकेली थी, घर से भाग कर आई थी। संगत जी बाबा के यहाँ पर बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बहुत सारे दर्शन हुए जिनका जिक्र संगत जी मैं
मैंने अपनी बुक में किया। संगत जी, वहाँ एक स्कूल का बच्चा बाबा के लिए गाना गा रहा था, अगर हम कहीं खो गए तो हमें ढूंढ लेना। और संगत जी, ये सुनकर मैं काफी महीनों तक वहां पर रही और बहुत फूट फूट कर रोई। संगत जी, मेरी आत्मा रो रही थी पर मेरी पूरी बॉडी चुप हो गई, लेकिन मेरी अंतरात्मा बहुत रोई जा रही थी। लेकिन फिर भी संगत जी, मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं था, मैं लगातार रोई जा रही थी। मेरा गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्शन हो रहा था। सडनली साईं बाबा ने अपने हाथ उठाए और मुझे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन संगत जी, मैं लगातार रोई जा रही थी। संगत जी, मैंने ये चीज गुरुजी को कही कि गुरुजी, अगर मैं खो गई तो मुझे ढूंढ लेना। संगत जी, ये उसी हफ्ते का सत्संग है कि मुझे गुरुजी हवा में उड़ते हुए नजर आए और मुझे कहने लगे कि मैनू अपना गुरु मनती है ना। और मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि 2 मिनट दे वास्ते अपना पुराना सिम कार्ड फिर से डाल ले, क्योंकि संगत जी, मुझे बेंगलोर में जाकर पर वही का सिम कार्ड डालना था जो कि मैंने बेंगलोर से लिया था। और जैसे ही संगत जी मैंने वो सिम डाला, उस पर लगातार रिंग आ रही थी माला धवे नाम की एक लेडीज की, बेंगलोर से। उसने मेरे से बात करी। संगत जी, काफी पुरानी संगत उन आंटी को भी पहचानती है, ये गुरुजी के टाइम की है। तो संगत जी, उनका मुझे फोन आया कि आंटी, मैं बेंगलोर में रहती हूँ, आप कहाँ पर हैं। तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी, मैं यहाँ पर हूँ। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि यहाँ से जाते वक्त आप मेरे घर पर आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज आया है फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव गुरुजी के मंदिर से, और मैं आपको ढूंढे जा रही हूँ। जो आपको सबसे पहले ढूंढेगा उसके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है। और संगत जी, मुझे ये बात समझ ही ना आई। और उसके बाद संगत जी, मैंने फोन रखा और थोड़ी देर तक सिम मैंने लगी रही। और संगत जी, उस बीच में मुझे इतने सारे फोन आ रहे थे, मेरा फोन लगातार बजता रहा। तो संगत जी, मुझे मैसेज मिला कि वो ये था कि गुरुजी किसी सरदार जी के घर पर दिखाई दिए। और संगत जी, वो सरदार जी वो टीवी देख रहे थे और बार बार गुरुजी उसके सामने आए जा रहे थे। गुरुजी उसे टीवी ही ना देखने दी और बार बार उससे बोले कि मेरा मैसेज मेरी संगत को पहुंचा। और संगत जी, वो सरदार जी गुरुजी से कहने लगे कि मैं आपसे एक ही बार मिला हूँ, अगर मेरी पत्नी और मेरी बेटियों को पता चल गया मैं गुरुजी के भूत के साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी मुझे बाहर निकाल देगी, मुझसे आपकी ये सेवा नहीं होगी। और फिर संगत जी, गुरुजी ने इमीडिएटली प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और गुरुजी ने उन्हें 3 मैसेज दिए। संगत जी, गुरुजी ने 1-2 संगत के मोबाइल नंबर भी दिए, खास तौर पर सरीन अंकल का। जो पहला मैसेज था संगत जी, वो मेनका गांधी आंटी के लिए था। उस दिन संगत जी, मेनका गांधी की जो मम्मी है वो हॉस्पिटलाइज थी। गुरुजी ने कहा कि मेनका गांधी नु मेरा मैसेज पहुंचा दे, ओदी मां दी रक्षा मैं करूंगा, टेंशन ना ले। संगत जी, मेनका गांधी को हॉस्पिटल में मैसेज पहुंचा, हॉस्पिटल में गुलाबों की खुशबू फैल गई और उनकी मदर बिल्कुल ठीक हो गई। और जो दूसरा मैसेज था संगत जी, वो रघुराय अंकल के लिए था। उनके लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट गुरुजी ने दिया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी हमेशा बड़ी फोटो खिंचा करते, मेरी कुछ फोटो कैलेंडर विच रिलीज करते। संगत जी, रघुराय अंकल इन सरदार जी से मिलने आए और कहने लगे कि हम 4-5 दिनों से अपने परिवार में यही सब डिस्कस कर रहे थे। और अंकल ने कहा कि मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे फोटोज हैं कि गुरुजी के कौन से फोटो सिलेक्ट करूं और रिलीज करूं कैलेंडर में, और ये गुरुजी का साक्षात मुझे आदेश है। उसके बाद संगत जी, रघुराय अंकल अपने फार्म हाउस पर गए और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, फार्म हाउस पर एक तोते के रूप में गुरुजी वहां पर आए और 2-3 घंटे तक गुरुजी महाराज वहां पर बैठे और रघुराय अंकल से बातें की और सब कुछ समझाया। और रघुराय अंकल ने घर पर जो टेबल थी उसके ऊपर जो अपने बेस्ट फोटोज थे गुरुजी महाराज जी के, समय उनको चूज करके उनके टेबल पर फैला दिया। संगत जी, पूरा कमरा बंद था। अचानक से बहुत तेज हवा आई और अचानक से बहुत सारी फोटोज नीचे कारपेट पर गिर गई और कुछ फोटोग्राफ टेबल पर रह गई। और ये तब हुआ संगत जी, जब रघुराय अंकल जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने ਤੁਹਾਡੀ सारी फोटोज सोनिया लगदी हैं, समझ नहीं आंदा कि मैं कौन सी फोटो चूज करूं कौन सी नहीं, और गुरुजी आप ही गाइड करो। और उसी समय संगत जी, चमत्कार हुआ और जो संगत जी गुरुजी की फोटोग्राफ्स टेबल पर थी उन्हीं के कैलेंडर बनना शुरू हुए। और तीसरा मैसेज गुरुजी ने दिया वो ये था, जो पोडियंस मेरी बिटिया गांधी है वो मेरी बेटी है, जो उसे ढूंढ कर लेकर आएगा उसे स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी। और जब ये तीसरा मैसेज संगत जी संगत में पता चला तो उन्हें पता था कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे पौड़ियां वानियां लिखवाई और संगत जी उन्हें मैंने अपनी बुक में लिखा। और काफी सारे लोग संगत जी मुझे बाय फेस रिकॉग्नाइज करते, कहने लगे कि हम उन आंटी को जानते हैं। संगत जी, मेरे घर का नंबर लिया गया। उस समय मोबाइल नंबर जो था मेरी मम्मी का किसी के पास नहीं था, लैंडलाइन नंबर पर लगातार फोन आते रहे और मेरी मम्मी ने वो फोन रिसीवर उठाकर रख दिया, ये सोचकर कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई और ना जाने किस किस के फोन आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूं, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ गई है। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। संगत जी, गुरुजी का ये तीसरा मैसेज जो सरदार अंकल जी ने दिया था वह 1 महीने में सब जगह फैल चुका था।
तब तक संगत जी मैं बेंगलोर पहुंच चुकी थी और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपना पुराना सिम कार्ड भी डाल लिया था। मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज जी ने वो जो सरदार अंकल जी हैं वहां पर ये मैसेज दिया है और संगत जी उन सरदार अंकल जी ने मुझे कहा कि आपके लिए गुरुजी का पहला मैसेज है कि गुरुजी अब आपको आरती डिक्टेट करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप मजाक कर रहे हो। संगत जी मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जब कोई आरती गाता है तो संगत जी मुझे आरती के कोई वर्ड्स नहीं आते, मैं तो बस ऐसे लिपसिंग करती रहती हूँ। तो संगत जी सरदार जी अंकल ने मुझे कहने लगे कि ये तो चंगी गल है कि अब तुम ध्यान दोगे कि गुरुजी तानू की लिखवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी जब भी कुछ कहते हैं तो वो टेलीपैथिकली कहीं पर भी कुछ भी लिखवा देते हैं, तो जो भी गुरुजी हमें लिखवाते हैं हम बहुत ध्यान से ही सुनते हैं, और अगर हम ना भी सुने तो गुरुजी हमारे कान में इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि हमें ध्यान से सुनकर लिखना ही पड़ता है। और जब संगत जी मैं पुट्टा से माला दवे के घर पर गई और जिस रात को संगत जी मैंने उनके घर पर कदम रखे, मैंने उनके पैर छू लिए, उन्होंने मेरे पैर छू लिए। संगत जी उस समय मैंने गोल्डन जूती पहनी हुई थी और ब्लैक डिजाइनर सूट पहना हुआ था, और वहां संगत जी गुरुजी महाराज दिल्ली में संगत को दिखा रहे थे कि मैंने गोल्डन जूती पहनी हुई है और ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट पहना हुआ है। तो वह आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी महाराज ये मैसेज किसी और के थ्रू भिजवा सकते थे, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने आपके थ्रू मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद संगत जी मैं वापिस आई, बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते थे कि गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भिजवाया है, और फिर से संगत जी हम लोग सीढ़ियों पर बैठे, हमने वही सारी वानियां गाई जो गुरुजी ने हमें दी, वह सारी शेरो शायरी जो गुरुजी महाराज जी हमसे करते थे। और काफी संगत ने कहा कि हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। ये सुनकर गुरुजी भी शेरो शायरी करते थे। संगत जी मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी, और तब संगत जी मुझे बहुत सारी संगत ने आकर कहा कि आंटी हमें गुरुजी ने सपने में बताया मेरी समाधि अधूरी है, उसे कंप्लीट करो और आप संगत की आवाज बनो। संगत जी मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं इन सब में वैसे भी बहुत दूर रहती हूँ, तो संगत जी संगत की आवाज बनोगे, मुझे समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे संगत जी सारी संगत इकट्ठी होने लगी, मीटिंग्स होने लगी, तो हमने डिसाइड किया कि हम कमेटी के पास जाएंगे, क्योंकि संगत जी उस समय कमेटी होती थी। हमने डिसाइड किया कि हम कमेटी से बात करेंगे कि गुरुजी को जो समाधि स्थल है वह कम से कम ढका जाए और उसके ऊपर छत तो हो। संगत जी मीटिंग होने लगी, फिर जो संगत थी संगत जी उनके साथ एक मीटिंग बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज की गई। वहां पर बापूजी को लाया गया, और उस दिन संगत जी बहुत भीड़ थी, पुरानी संगत भी आई हुई थी, और अचानक संगत जी वहां पर पुलिस कमिश्नर टोपी पहनकर आए, और संगत जी मुझे अचानक किसी ने वहां पर धक्का दिया आगे की ओर। जब देखा तो वह कुकी मारवा आंटी थे। मुझे कहने लगे कि आप ही आगे जाकर बोलो, आप ही संगत की आवाज हो। तो मैं आंटी से कहने लगी कि देखो मुझे भाषणबाजी करना नहीं आता, और अगर गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी संभालेंगे। एंड संगत जी ऑल ऑफ सडन पुलिस कमीशन ने पूछ लिया कि जी आप कौन। तो मैंने कहा कि हम गुरुजी के दीवाने। तो वह कहने लगे कि जी मामला कुछ और है। तो मैंने कहा कि हाँ जी कहिएगा। तो कहने लगे कि एक बहुत अमीर आदमी अपने पीछे बहुत सारी जायदाद छोड़ गया है, तो ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ये उसको समेट नहीं पा रहे, और उसके लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, ये मामला कुछ और है, आप ठीक से नहीं समझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मामला है। तो संगत जी उस समय माइक ऑन था, जो मुझे नहीं पता था। मैं उनसे बात करने पर मैंने उन्हें बताया कि मामला ये है कि एक माँ 100 बच्चों को संभाल सकती है, तो क्या क्या यहाँ पर 100 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे गुरुजी की समाधि अभी तक नंगी पड़ी है, किसी ने उनके लिए छत तक का इंतजाम नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर गुरुजी के दीवाने खड़े हैं, हम लोग खुद यहाँ पर एक एक ईंट लगाकर गुरुजी की छत बना देंगे। और संगत जी संगत के बीच में से किसी ने हाथ उठाया और कहा कि हम भी गुरुजी के दीवाने हैं। फिर तो संगत जी धीरे धीरे हर किसी का हाथ उठने लगा, हम भी गुरुजी के दीवाने हैं, हम भी ऐसे करके संगत जी सब कहने लगे हम भी गुरुजी के दीवाने हैं, और एक एक करके हम भी ईंट उठाकर गुरुजी के लिए छत बना देंगे। हम लोग यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं कि यहाँ पर न्यू सेरेमनी कर सकें। और जो संगत वह कमिश्नर थे उन्होंने अपनी टोपी उतारी और धीरे से मुझे कहा कि इन गुरुजी के तो हम भी दीवाने हैं। संगत जी 15 से 20 मिनट हुए, जो कमेटी थी संगत जी वो पीछे से गायब हो गई। बापूजी वहां पर बैठे हुए थे। संगत जी उस समय ठंड थी और बापूजी ने शॉल भी नहीं पहनी हुई थी और बड़े गुमसुम से दिख रहे थे और बहुत बहुत उदास, वो अपना मुंह भी नहीं खोल रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी महाराज एक सोल के फॉर्म में दिखाई दिए और मुझे कहने लगे कि चल हुन। और अचानक से संगत जी मैंने अपने शरीर में एक बहुत तेज शक्ति को अनुभव किया। संगत जी मैं अपने राइट में टर्न हुई, मैंने अपनी शॉल उतारी और बापूजी को पहनाई, उनका हाथ पकड़ा और दरबार से बाहर नीचे आ गई। संगत जी मैं और बापूजी गुरुजी के समाधि स्थल पर पहुंच गए और थोड़ी देर बाद संगत जी कुकी आंटी और संगत सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए।
हमें देखते हुए कहने लगे, अरे बापूजी और रमन आंटी तो पहले ही पहुंच गए। लेकिन संगत जी ये सब कुछ हमें नहीं पता चल रहा था। एक डिवाइन पावर हमें वहां पर लेकर गई थी। संगत जी मैं ये कह सकती हूँ कि किसी डिवाइन पावर ने मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। बस मैंने बापूजी का हाथ पकड़ा और मैं गुरुजी की समाधि स्थल पर पहुंच गई। वहां जाकर रियलाइज हुआ कि हम गुरुजी के समाधि स्थल पर हैं। और संगत जी वहां पर साइड में एक फड़वा पड़ा था और संगत जी बापूजी ने उस फड़वे को उठाया। मेरा हाथ बापूजी के हाथ में ही था और बापूजी ने उस फड़वे को बहुत तेजी से जमीन पर मारा। तो मुझे बहुत तेजी से झटका लगा, ऐसा लगा जैसे मेरी बाह मेरे शरीर से अलग हो जाएगी। और तब संगत जी मैंने अपना हाथ हटाया, बापूजी ने एक फड़वा और मारा और जमीन से कुछ मिट्टी बाहर निकली। और मैंने अपनी जेब से 2 चांदी के सांप निकाले और बस बापूजी ने चांदी के 2 छोटे-छोटे सांपों को उस निकली हुई मिट्टी में रखना शुरू कर दिया। और वहां पर खड़ी संगत ने हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और तभी संगत जी एक संगत अंकल बहुत तेजी से भागकर आए और 3-4 ईंटें वहां लेकर आए। और उस समय तो हमें ऐसा लग रहा था संगत जी की बापूजी की जेब जैसे खजाने का पिटारा बन गई हो। उनकी जेब से खटाखट सामान निकलता जा रहा था, कभी रोली निकल रही थी। फिर सब कुछ करते करते बापूजी ने वहां पर पानी का छिड़का मारा और जय गुरुजी बोलते हुए ईंट रख दी। वहां पर मौजूद सभी संगत ने तालियां बजाई और सभी जय गुरु जी कहने लगे। और उसके बाद सभी संगत ने वहां पर ईंटें रखना शुरू कर दी, क्योंकि संगत जी हम सभी मन बनाकर आए थे कि आज हमें न्यू सेरेमनी करनी है। क्योंकि संगत जी न्यू सेरेमनी एक ऐसा वक्त होता है कि अगर एक बार नींव पड़ गई तो फिर काम रुक नहीं सकता, फिर तो छत डलनी ही डलनी है। और संगत जी हम लोग उसी इरादे से आए और वहां पर कुछ संगत फूलों की माला भी लेकर आए थे। हमने फूलों की माला ईंटों पर रखी और इस प्रकार संगत जी न्यू सेरेमनी कंप्लीट हुई। वहां पर सब लोग शोर मचाने लगे, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बापूजी की आंखों से आंसू धराधर बहने लगे। बापूजी बहुत खुश और संगत जी बापूजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। लेकिन संगत जी हमें होश ही नहीं था कि हमारे हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं। और संगत जी मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, कहा जय गुरुजी। और जिस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज मेरे कमरे में बहुत तेज रोशनी में ऑरेंज चोले में आए थे, उसी प्रकार संगत जी उगते हुए सूरज का जो कलर होता है वैसे संगत जी एक सूरज वहां पे आसमान में दिखाई देने लगा। और मैं समझ गई कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग थी, ये उन्हीं का इशारा था। और गुरुजी ने ही हमें कठपुतली बनाकर न्यू सेरेमनी करवाई। और फिर संगत जी वहां से कहानी आगे बढ़ती चली गई। और पहली बात जो गुरुजी ने कही थी कि तुझसे बहुत सारे बड़े-बड़े काम करवाने हैं, और इस प्रकार से गुरुजी महाराज जी ने पहला कदम ये उठवाया और यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद भी संगत जी मैं बहुत उदास रहती थी। मैंने अपनी सारी फाइल उठाई और गुरुजी की गद्दी के पास रख दी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मुझसे और लिखावट पढ़ावट नहीं होती, मैं इन फाइलों का करूंगी भी क्या। अब कौन मेरे साथ शेरो शायरी करेगा, अब ये मेरे किस काम की। और संगत जी मैंने अपनी सारी फाइल सारे नोट्स उठाकर गुरुजी की गद्दी के पास रख दिए और मैंने कहा कि गुरुजी अब बस मैं यहाँ से जा रही हूँ, शायद इसी चीज के लिए आपने इतनी ढूंढवाई मचाई, मुझे यहाँ तक बुलाया। और बस संगत जी इतनी बात हुई और मैं नीचे लंगर हॉल में गई। मैं चुपचाप वहां पर लंगर खाया और जब संगत जी लंगर खाकर बाहर आई तो वहां पर बहुत तेज से शोर मचने लगा। सारी संगत गुरुजी की गद्दी के पास इकट्ठा हो गई। अरे ये फाइलें किसकी है। और सभी संगत जोर जोर से कहने लगी, कितनी तेज गुलाबों की खुशबू आ रही है। और संगत जी मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। संगत जी कह रही थी कि देखो गुरुजी यहीं पर हैं। और जब मैं वहां पर गई संगत जी तो मैंने कहा कि ये तो मेरा स्कूल बैग है। और काफी संगत ने भी कहा कि ये तो रमन आंटी का स्कूल बैग है। और जब संगत जी मैं आती थी तो अपना स्कूल बैग अपनी फाइलें हमेशा साथ लेकर आती थी। और काफी संगत ने ये देखा और बोलने लगी कि ये तो रमन आंटी का स्कूल बैग है और ये इसमें अपनी फाइलें निकालती हैं और शेर व शायरी करना शुरू कर देती है। और जब संगत जी मैं वहां पहुंची, मैंने अपनी फाइलों को देखा संगत जी, तो इन फाइलों के अंदर से संगत जी अपने आप गुलाब के पेटल्स प्रकट हो रहे थे और बहुत सारी खुशबू आ रही थी। और फिर मैंने संगत को बताया, बस मैंने यहाँ पर सारी फाइलें रख दी क्योंकि अब मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है, मेरा मन अंदर से बहुत टूट चुका है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरी आंखें आज भी गुरुजी को ढूंढती हैं। तो संगत जी वहां पर जो संगत खड़ी थी वो कहने लगी कि नहीं आंटी आप ऐसा मत कहो, आपको ये काम करना ही होगा। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक ब्लॉग ब्लेस किया, गुरुजी की वाणी, और उसके अंदर संगत जी ये सारी पोइट्री, ये सारी शेर व शायरी है जो गुरुजी महाराज जी ने मुझसे लिखवाई। वही सब वाणी है संगत जी जिसे गाते ही संगत जी मिरेकल्स हो जाता है, अमृत वर्षा होती है। 2008 तक संगत जी वह ब्लॉग पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, खुद ब खुद गुरु जी का स्वरूप अपने आप प्रकट होने लगा। संगत जी महासमाधि का सत्संग यही तक रखती हूँ जहां तक गुरु जी महाराज जी ने हमारे साथ बहुत सारी लीलाएं रची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।